एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई में कुछ क्वांटिटीज़ थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, लेंथ, मास, टाइम, याद होगा, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, याद होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और क्या था भाई, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, याद होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है भाई। तो लेंथ का एसआई यूनिट ये है फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है भाई, बेस क्वांटिटी। और इधर मैंने लिखा ये 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7th है क्या, टेम्परेचर। तो ये हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके एसआई यूनिट, तो लेंथ का एसआई यूनिट हम सब ने देखा भाई कि ये मीटर है। मास का एसआई यूनिट क्या है भाई, तो केजी है। टाइम का एसआई यूनिट क्या है भाई, तो ये हमारा सेकंड है, ये देखा हमने। और करंट का एसआई यूनिट एम्पियर है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला है, सीडी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का MOL है, मोल। MOLE मत लिख देना, इसको जब कैंडला लिखेंगे तो इसको MOLE लिखेंगे। इसको मान लो अगर हमने एम्पियर लिखा, इसको लिखेंगे कैंडला, तो इसको लिखेंगे MOLE, मोल। बट ये सिंबल जो है वो ये है MOL। जो हमारा सिंबल ऐसा यूनिट है वो MOL है, यूनिट है वो कैंडला है, यूनिट है वो सेकंड है, या स्मॉल s लिखें दोनों। और केजी है ये, यहाँ पे मीटर है, स्मॉल m। तो अभी इसके नाम नहीं लिख रहे हैं हम लोग, नाम की ज़रूरत नहीं। जब नाम लिखेंगे तो MOLE लिखेंगे, अदरवाइज ऐसा यूनिट जो है वो मोल है। और टेम्परेचर का क्या मिला भाई, तो टेम्परेचर का मिला केल्विन। ठीक है भाई। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, बाकी सारे डिपेंडेंट होते हैं। 7 + 2 ऑफ SI को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स में वो सारे के सारे क्या समझते हैं हम लोग, डेराइव्ड समझते हैं। तो देखो भाई SI यूनिट है तो इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ये मैं जो लिख रहा हूँ वो क्या है, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स इन क्वांटिटीज़ को डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो लेंथ का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल L, मास का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल M, टाइम का वैसे ही हो गया कैपिटल T, करंट का हो गया A या फिर I, ये दो हैं। A से भी करंट को डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं, I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी को डायमेंशनली कैंडला से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को MOL से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और केल्विन को K से ही रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनली। टेम्परेचर डायमेंशनली भी K से, और एक और है थीटा से। ये डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, 2 हैं इसमें और 2 हैं इसमें, बाकी सब एक एक ही है। ये डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। बोलो किसी को कोई डाउट आया? डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, केल्विन और थीटा, थीटा जो एंगल लिखते हैं ना वो थीटा जो है वो कई बार टेम्परेचर को डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने में भी काम आता है। तो K भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। ज़्यादा K चलता है, थीटा कम चलता है। इधर भी ज़्यादा एम्पियर चलता है, I कम चलता है। तो मेन इसको याद रखेंगे, मेन इसको याद रखेंगे। टिक लगा देता हूँ, ये ज़्यादा यूज़ में आता है इसलिए। तो ये डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो ये भी साथ में याद रखें। जिस तरह से SI यूनिट हमने याद रखा 7 फंडामेंटल का, वैसे ही डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन भी याद रखते हैं। ऑल अदर क्वांटिटीज़ जो हैं, जितने भी जो दूसरे क्वांटिटीज़ है, ऑल अदर क्वांटिटीज़, कौन से अदर क्वांटिटीज़ भाई? ऑल अदर क्वांटिटीज़ जो भी फिजिक्स में हैं, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी बोले, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट कौन भाई? एक्सेप्ट 7 + 2 ऑफ SI। ठीक है, ये कौन है भाई? ये तो हैं डेराइव्ड क्वांटिटी, ये सारे हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो ठीक है भाई,
तो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का क्या करेंगे, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का क्या करेंगे, इनका कैसे डायमेंशनली रिप्रेजेंट होगा, यही तो है आज का टॉपिक। डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और ये सब रिप्रेजेंट करने का फ़ायदा क्या मिला, ये तो मिला चलो हम लोग मेजर जब करेंगे इन क्वांटिटीज़ को, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो स्टैंडर्ड टर्म है फिजिक्स में, जिनके टर्म में हम लोग लॉज को समझते हैं, समझाते हैं, और ऐसे क्वांटिटीज़ का मेज़रमेंट हो सकता हो। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी नहीं हो जाएगा, जिसको मेज़र कर पाएँ वही फिजिकल क्वांटिटी होगा। वीकनेस, स्ट्रेंथ, ये सब जो है ना, ये सब कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं समझा जाएगा, क्योंकि इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। कोई लाइक कर रहा हो, मान लो किसी को लाइक करते हैं हम लोग, क्लासरूम लेक्चर को लाइक करते हैं, या कोई भी चीज़ है जिसको कि हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। अब लाइक को थोड़ी मेज़र किया सो लाइक कैन नॉट बी ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वही होगा जो मेज़र किया जा सके, ठीक है। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ जो भी हैं अदर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं एक्सेप्ट 7+2, इनको कैसे डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे। फंडामेंटल के तो याद रखने हैं, फंडामेंटल के जिस तरह से यूनिट याद रखते हो, डेराइव्ड का निकालते हो, वैसे ही फंडामेंटल के डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन याद रखने हैं और बाकियों के निकालने हैं। लॉजिक वैसे ही चलेगा। फॉर एग्जांपल स्पीड निकालना चाहते हैं, इतना नोट कर लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? उसका नहीं होता, उसका नहीं, सिर्फ 7 फंडामेंटल के ही डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ 7 फंडामेंटल के होंगे, बाकी डेराइव्ड के रहेंगे, ठीक है। इन्हीं के आपको पढ़ने हैं बस, सप्लीमेंट्री का नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो डायमेंशनल एनालिसिस में आपको बहुत सारे चीज़ जानने हैं, छोटे छोटे, वो सब मैं समझा दूंगा। आपको जानने होंगे डायमेंशनल एनालिसिस में कि डायमेंशन क्या होता है। नंबर 1 बात, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एंड नंबर 3 डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। ये तुम्हें जानना है, टू नो। आज के लिए तो ये एक एक करके समझेंगे। फिलहाल सबसे पहले ये आपको याद रखने हैं ऑल 7 फंडामेंटल के, और उसके बाद अब मैं बता रहा हूँ भाई कि इन सब का क्या है। सबसे पहले आप स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहेंगे। स्पीड का मान लो लिखना चाहते हैं, स्पीड को डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो स्पीड भाई होता है, सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ये होता है स्पीड। डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पहले वो देखें। डायमेंशनल फार्मूला बोलें या डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बोलें, एक ही बात है। डायमेंशनल फार्मूला और रिप्रेजेंटेशन, इसका और भी नाम है, और डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन और डायमेंशनल एक्सप्रेशन, 3 नाम है इसका। तो स्पीड का डायमेंशनल एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, या डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन निकालना चाहते हैं, या डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे भाई? तो पहले तो हम लोग इसको फंडामेंटल के टर्म में लिखना चाहेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डैट इज, डिस्टेंस तो होता है लेंथ में, तो लेंथ अपॉन टाइम है। चलो भाई लेंथ अपॉन टाइम है, तो स्पीड को डायमेंशनली जब लिखेंगे, ध्यान देना, तो नंबर 1 कन्वेंशन, सबसे पहला कन्वेंशन कि जब भी आप फार्मूला लिख रहे हो, लिख लो भाई, फार्मूला लिख रहे हो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब इसको आप डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे तो ब्रैकेट डालना ना भूलें। ऐसे लिखने का मतलब होता है कि डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन लिखने जा रहे हैं। ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया इस क्वांटिटी को, तो इसका मतलब डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन लिखने जा रहे हैं। लेंथ का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है L और टाइम का होता है T, तो L डिवाइडेड बाई T हो गया, लेंथ हो गया और इधर टाइम का T हो गया, और दोनों को सॉल्व कर लिया। L अपॉन T है, दैट इज L पे पावर 1 है और T पे पावर -1 है। तो ये हो गया डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड, LT-1। इसको तुम
एल टी माइनस वन ऐसे लिख सकते हो, या एल टी माइनस वन ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि m का पावर 0, l है 1 और t है -1, ऐसे भी लिख सकते हैं, सब बात एक ही है। इट मीन्स स्पीड जब भी डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे ब्रैकेट डालना ज़रूरी है, और इधर जो लिखेंगे m0, l1 और t -1, या सिंपली LT-1 लिखें, बात एक ही है। LT-1 लिखे तो ये ब्रैकेट में डालना ज़रूरी है। ब्रैकेट में डालेंगे तब समझेंगे कि डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, अगर नहीं डालेंगे तो समझेंगे कि ये जनरल फार्मूला लिखा जा रहा है या वैल्यू लिखा जा रहा है, डायमेंशनली कोई डीलिंग इसमें नहीं हो रही है। जैसे ही आप ब्रैकेट डालेंगे तो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, तो स्पीड इज़ LT-1, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला LT-1। एक समझ गए, चलो इसको लिख लो, और फिर मैं दूसरा देता हूँ, आपको निकालने हैं, फिर धीरे धीरे जानेंगे इन सारे बातों को कि ये क्या हुआ। इसको हम लोगों को पढ़ना है, बट अभी ये है स्पीड का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। चाहो तो इसका क्वेश्चन लिख सकते हो, एक्सप्रेस स्पीड डायमेंशनली। जल्दी से लिखो क्वेश्चन, एक्सप्रेस स्पीड डायमेंशनली, और उसका वो आंसर हो गया। हम लोग को जानना है ये, आज के क्लास में पहले ये जाने और तब यूज़ करेंगे। पेशेंस रख के चलेंगे। कौन सा नहीं समझ में आया भाई? m0 इसलिए लिखा, देखो मास में डिपेंडेंसी तो नहीं है ना स्पीड का। स्पीड जो आया वो क्या आया भाई? तो लेंथ अपॉन टाइम आया। सारे लोग देख लो भाई, एक मिनट के लिए पेन छोड़ दो। लेंथ अपॉन टाइम आया, लेंथ को लिख दिया l और टाइम को लिख दिया t। मास तो नहीं आया कहीं, l है और t है, तो ठीक है भाई, l का पावर 1 और t का पावर -1, तो LT-1 हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मतलब कई बुक ऐसे भी लिखते हैं कि LT-1 है, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा ना, मास तो है ही नहीं, मास तो आया ही नहीं। तो इस बात को बस फोकस में लाने के लिए कि भाई मास पे इंडिपेंडेंट है, मास से इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, m का पावर 0 लगा देते हैं। अच्छा भाई, मास पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, m का पावर 0 मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, मीन्स मास पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेंथ पे डिपेंडेंसी है, लेंथ पे पावर 1 का डिपेंडेंसी है, t का पावर -1 पे है, बट मास पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये तुम लिख के बस ये बता रहे हो कि मास पे डिपेंडेंट नहीं है भाई, तो ये बताओ, चाहे मत बताओ, ये LT-1 है, मास नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब भी यही है कि मास से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब भी यही है मास से इंडिपेंडेंट है। लेकिन कुछ बुक आपको ये भी लिख देंगे, ये भी लिख देंगे, कुछ दोनों लिखेंगे, तो इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। आप ये भी लिख सकते हो, चलो आपके कन्फ्यूज़न के लिए ये भी मैं लिख दूँ, m0 l1 t-1। सब लोग ध्यान से देखो, कैंडेला पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, तो कैंडेला पे 0। केल्विन पे डिपेंड करता है क्या? नहीं भाई, तो केल्विन पे भी 0। करंट पे, एम्पियर पे डिपेंड करता है? नहीं भाई, ये भी 0। और क्या भाई है? तो MOL है, MOL पे डिपेंड करता है क्या? नहीं भाई, ये भी 0। तो ये सब आप दिखा सकते हो कि हाँ भाई इन सब से इंडिपेंडेंट है क्या? है तो मेन ये, तो जो है उसको दिखाना ज़रूरी है, जो नहीं है उसको दिखाओ तो पावर 0 में, नहीं तो मत दिखाओ। ये सब एक ही बात है, ठीक है। स्पीड डायमेंशनली LT-1 भी लिख सकते हो, और ये इतना भी लिख सकते हो। 7 दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 7, सब के सब दिखा दिया। भाई किस पे 0 है? तो इन सब पे 0 है, मतलब इंडिपेंडेंट। 0 हो गया, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ दीज क्वांटिटी। जो डिपेंडेंट है तो वो उसका पावर आएगा, कुछ 0 नहीं आएगा, कुछ पावर आएगा, पॉजिटिव आए, निगेटिव आए, कुछ भी आए, तो इन सब पे डिपेंडेंसी है। L पे और T पे डिपेंडेंसी है, बस, बाकी सब पे नहीं है। तो ये तुम्हारा मर्जी है, तुम ये लिखो, ये लिखो, चाहे ये लिखो, सब एक ही बात है। जनरली MLT में हम लोग बात करते हैं, इसलिए MLT वाला ज़्यादा कॉमन चलता है। कन्फ्यूज़न दूर हुआ भाई? चलो बहुत बढ़िया। जो भी डाउट आए बोल दिया करो, डिस्कस हो जाएंगे। चलो ये नोट कर लिए, तो एक मैं दे रहा हूँ अब आपको वो भी काम करने हैं भाई, तो एक और दे रहा हूँ। आप अब लिखो एक्सेलरेशन का, एक्सप्रेस एक्सेलरेशन।
डायमेंशनली जो यूनिट में काम करते थे वही काम करना है, इसमें भी सेम काम है। फर्स्ट स्टेप टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, स्टेप 1। उसके बाद इसका एसआई यूनिट रखते थे तो अब डायमेंशनल रख दो, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन रख दो। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर रखते थे, सेकंड रखते थे और मीटर पर सेकंड रेडी हो जाते थे। वैसे ही अब लेंथ को एल लिखो और टाइम को टी लिखो और LT-1 डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। काम वही करने हैं, सेम लॉजिक इज सेम, आपको वही अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए अब जरा देखो एक्सेलरेशन का कैसे हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का भाई तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, तो चेंज इन वेलोसिटी, चलो वर्ड्स में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, टाइम इंटरवल। डेल्टा टी लिखें या T2 माइनस T1 लिखें। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है भाई, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही लिखते हैं, टाइम इंटरवल। तो अगर हम लोग यूनिट वाइज निकालते हैं तो याद होगा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, चेंज इन वेलोसिटी वही होगा जो वेलोसिटी का यूनिट या डायमेंशन होगा। देखो भाई, अगर पहले 2 मीटर पर सेकंड था, अब 5 मीटर पर सेकंड हो गया है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ भाई, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड का है चेंज इन वेलोसिटी। इसलिए जो डिफरेंस, जो चेंज आया, डिफरेंस जो निकाले, माइनस किए, तो इसका जो यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा और जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट भी वही होगा मीटर पर सेकंड। और ये वाला स्पीड है LT-1 है डायमेंशनली, तो ये भी तो LT-1 होगा डायमेंशनली और ये भी LT-1 होगा डायमेंशनली। मीन्स मैंने उस समय भी बताया था कि क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट, सेम डायमेंशन कैन ओनली बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। याद होगा, बताया था ना नोट का पॉइंट, कि भाई लेंथ में लेंथ ही सब्ट्रैक्ट होगा और जो निकलेगा डिफरेंस आएगा वो भी लेंथ मीटर ही होगा। तो ये अगर मीटर में है तो मीटर में मीटर ही सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट होगा और जो रिजल्ट आएगा वो भी मीटर होगा। 5 मीटर में से हमने 2 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दिए, मिला हमें 3 मीटर। तो लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट किया, लेंथ मिलेगा। स्पीड में स्पीड सब्ट्रैक्ट करोगे, स्पीड ही मिलेगा। इसलिए ये बोल सकते हैं कि L डायमेंशन वाले में से L डायमेंशन वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा क्या, L। अब ये मत सोच लेना कि ये अलजबरा है, ये अलजबरा नहीं है भाई कि L माइनस L 0 हो जाए। डायमेंशनली ध्यान देना सारे लोग, ये कॉन्सेप्ट की बात, ये डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। डायमेंशनली कोई लेंथ है, उसमें से कोई दूसरा लेंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी लेंथ आएगा। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है, ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, अलजेब्रिक कैलकुलेशन नहीं है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि देखो भाई लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेंथ मिलेगा, ये इतना ही बता रहा है। ये नहीं कि L माइनस L 0 कर दें, गलत हो जाएगा। लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट हुआ, लेंथ मिल रहा है, ये कह रहा है ये, ठीक है। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ये डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन या अलजेब्रिक समेशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है। इसलिए LT-1 वाले में से LT-1 वाला ही सब्ट्रैक्ट होगा और जो रिजल्ट आएगा वो भी LT-1 ही होगा। हम लोगों ने एक नोट का पॉइंट भी लिखा था कि क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट, सेम डायमेंशन एंड सेम नेचर कैन ओनली बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, कंपेयर्ड और कंबाइंड, ये सब लिखा था लास्ट क्लास में, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला या यूनिट वही होगा जो वेलोसिटी का होगा, क्योंकि चेंज जो होता है चेंज इन वेलोसिटी वही होगा जो वेलोसिटी का यूनिट या डायमेंशन है। तो वैसे ही डायमेंशन निकालो चाहे यूनिट निकालो, चेंज का वही होगा जो इसका, वैसे ही चेंज इन टाइम का वही होगा जो टाइम का होगा। तो इस तरह से हमने लिखा। और इसको अगर हम लोग फंडामेंटल में लिखना चाहें तो फंडामेंटल में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो भाई। फंडामेंटल में हो जाएगा कितना भाई, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी होता है भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज लेंथ अपॉन टाइम, और एक और पहले से टाइम है भाई, तो दो टाइम हो गया। तो ये बन चुका है एक्सेलरेशन का फंडामेंटल में। स्टेप 1 काम ख़त्म।
स्टेप 1 यही तो होता था भाई, एक्सप्रेस करने हैं किसी भी क्वांटिटी को तो उस क्वांटिटी को पहले फंडामेंटल में लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है, अगर तुम्हें एसआई यूनिट निकालने हैं, मान लो तुम्हें एसआई यूनिट निकालने होते, क्वेश्चन में अगर ये आया होता कि एसआई यूनिट निकालो भाई, तो एसआई यूनिट निकाले होते तो हम लोग लिखते मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन तुम्हें एसआई यूनिट नहीं, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन लिखने हैं भाई, तो ठीक है, जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन लिखने हैं तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, तो डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे कि एक्सेलरेशन ब्रैकेट ऐसे इज इक्वल टू लेंथ का l और टाइम का t और एक और टाइम का t यानी टी स्क्वायर, तो फाइनली क्या मिल जाएगा भाई, तो एल टी माइनस टू हो गया। बाकी m कैंडला l और एम्पियर ये सब जितना डालना है डाल सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है, वो डालो या मत डालो, बात एक ही रहेगा। एल टी माइनस टू, इसको बोलते हैं एल टी माइनस टू, डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज एल टी माइनस टू। लिख लो इसको एल टी माइनस टू। बहुत सारे बच्चों का आ गया होगा, पहले से ही कैलकुलेट कर लिया होगा, जो लोग नहीं कर पाए हैं वो लिख लेंगे। हम लोगों ने डायमेंशनली निकाल लिया। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लो भाई। इसको फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, क्वांटिटीज़ having same unit, same dimension and same nature can only be added or subtracted और कंपेयर्ड। ये तो भाई फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल बात है प्रैक्टिकल लाइफ में। रुपीज़ में रुपीज़ ही तो सब्ट्रैक्ट करोगे भाई। 10 रुपीज़ में से 4 रुपीज़ का टॉफ़ी खा गए तो 6 रुपीज़ बचे। ऐसा थोड़ी है कि 10 रुपीज़ को पॉकेट में रखने में 2 सेकंड लगे तो 10 माइनस 2 सेकंड, 10 रुपीज़ माइनस 2 सेकंड इक्वल टू कुछ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। इसलिए जब भी सब्ट्रैक्शन या एडिशन या कंपैरिजन होगा तो सेम यूनिट वाला सेम डायमेंशन वाले में ही होगा और रिजल्ट भी वही रहेगा जो ये खुद है। मीटर में है तो जो रिजल्ट आएगा वो भी मीटर में। तो इसलिए हम लोगों ने चेंज इन वेलोसिटी को वेलोसिटी लिखा। ये वही बात है, यूनिट निकालना हो चाहे डायमेंशन, एक ही बात है। चलो ये समझ गए, तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एक और काम कर दो, अब फोर्स का निकाल दो। फोर्स का जल्दी से डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो फोर्स को हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, तो ऐसे भी देखो लिख सकते हैं, ध्यान से समझो। कौन उतना फंडामेंटल में लिखने जाए, पहले ही ये काम करते हैं। देखो पहले ही मैंने ब्रैकेट डाल दिया और लिखेंगे फोर्स होता था मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई बात नहीं, ऐसे डाल के रखेंगे। मास तो भाई मास है, एक्सेलरेशन है वो लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर है। वेलोसिटी अपॉन टाइम मीन्स लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन को लिखेंगे। सबको ब्रैकेट डाल के रखा है कि हमने डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना है। ये नहीं किए हैं तब भी ब्रैकेट डालेंगे, मतलब इधर वाला इक्वल कर पाएंगे, क्योंकि ये डायमेंशनल लिख दिया गया तो ये भी डायमेंशनल ही होना चाहिए। अब यहाँ पे मास है तो भाई वो m है, वेलोसिटी है तो वो LT-1 है, और टाइम है तो ये t है। तो ओवरऑल क्या हो गया भाई, तो ओवरऑल हो गया MLT-2। MLT-2 हो गया तो यही हो जाएगा फोर्स का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। फोर्स का हो गया MLT-2। बाकी आगे का आप लिखना चाहें वो मर्जी तुम्हारी है, बाकी आगे तुम लिखना चाहो लिख सकते हो। M तो भाई 1 है, L भी 1 है, T-2 है, और कैंडेला तो भाई 0 है, और एम्पियर भी 0 है, केल्विन भी 0 है, मोल भी 0 है। तो ये तो लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है। यही आया होगा, बोलो भाई। किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कोई कन्फ्यूज़न हो बोल दो भाई। नुपुर क्लियर हुआ तुम्हारा? यस सर।
चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट भी हमें निकालना पड़ेगा। फोर्स निकाल लिए, तो अब हम लोग प्रेशर निकालें। यूनिट निकालना होता तो भी वही काम करते हैं भाई, यूनिट निकालना होता है तो मास को लिख देते हैं केजी और इधर लिख देते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मिल जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते थे हम लोग न्यूटन। तो ऐसा यूनिट जब निकालना होगा तो ये काम करेंगे, काम वही हो रहा है बट अब डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने हैं। तो चलो भाई एक बार प्रेशर का निकाल दो जल्दी से। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे? तो प्रेशर तो होता है, सबको मालूम है भाई, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसलिए ऊपर फोर्स का लिखो, अगर याद है तो डायरेक्ट लिख दोगे, याद है तो डायरेक्ट लिखोगे, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है भाई, नहीं याद है तो फिर और इसको सिंपल करेंगे। एरिया L2 होता है, एरिया डायमेंशनली L2 ही होगा। तो यहां से आ गया देखो ML-1T-2। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि एरिया कैसे L2 हो गया। तो देखो भाई, एरिया किसी का भी हो, दो लेंथ मल्टीप्लाई होता है। चाहे वो एरिया सर्कल का हो, पाई आर स्क्वायर, दो लेंथ मल्टीप्लाई हुआ, चाहे वो स्क्वायर का हो तो L स्क्वायर बनता है, सर्कल का है तो पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो सरफेस एरिया स्फेयर का है, स्फेयर का, तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें भी दो लेंथ मल्टीप्लाई होगा। और क्या रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहते हो तो रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो L इंटू बी, L इंटू बी होगा इसका एरिया, लेंथ इंटू विड्थ। और किसी चीज़ का एरिया निकालना चाहोगे, सब में दो लेंथ जरूर मल्टीप्लाई होंगे। दो लेंथ मल्टीप्लाई होने का मतलब है, बाकी तो ये डायमेंशनलेस है। 4 पाई क्या डायमेंशनलेस है, तो 4 पाई क्या होगा, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब होता है ऐसे, या फिर ऐसे लिख देंगे M0 L0 T0 सब जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, डायमेंशनलेस। तो कभी भी कोई डायमेंशनलेस हो तो खाली ब्रैकेट रख दो तो हो जाएगा काम। ये डायमेंशनलेस को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है भाई, ऐसे रख दो। तो एरिया का डायमेंशनली जब भी लिखेंगे तो दो लेंथ मल्टीप्लाइड है, इसलिए L2 है। ये क्लियर हुआ एरिया, एरिया क्लियर हुआ भाई? yes. और कोई भी देखना, एक चीज़ और याद रखना, कोई भी रियल नंबर इज डायमेंशनलेस, एनी रियल नंबर इज डायमेंशनलेस। कोई भी जो रियल नंबर होगा वो भी डायमेंशनलेस होगा। रियल नंबर का मतलब है, देखो मान लो 2 है, अगर ये 2 मीटर होता तो ये लेंथ होता डायमेंशनली। अगर ये 2 सेकंड होता, 2 सेकंड होता तो ये t होता। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड होता तो ये LT-1 होता। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता तो ये LT-2 होता। बोलो ऐसा होता, लेकिन ओनली 2 है, तो हमें क्या पता भाई कि ये लेंथ है कि स्पीड है कि एक्सेलरेशन, हमें क्या पता, खाली 2। तो ये क्या होगा, डायमेंशनलेस, पता ही नहीं है। तो एनी रियल नंबर, ओनली रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, ज़ीरो हो, कोई भी रियल नंबर इज़ डायमेंशनलेस। क्योंकि रियल नंबर के साथ कुछ लगा हो तो पता लगेगा ना ये लेंथ है कि क्या है। 2 सेकंड हो, 2 सेकंड हो तो पता लग गया बाकी ये टाइम है, तो इसको हम लोग t लिख सकते हैं। इसलिए एनी रियल नंबर इज़ डायमेंशनलेस, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये अलग से समझो, एरिया वाला समझ गए, ये है एरिया वाली बात, अलग गोला बना दिया है एरिया वाले के लिए। और रियल नंबर डायमेंशनलेस होता है, ये अलग एक नोटेबल पॉइंट हो गया। अब प्रेशर की बात करें तो ये मिल गया हमें ML-1T-2। ठीक है, अभी लिखना बंद रखो 1 मिनट के लिए। कोई सोचेगा कि अच्छा फोर्स का तो आपने डायरेक्ट ही लिख दिया। हाँ भाई, याद था तो लिख दिया, आपको भी याद रहेगा तो लिख लोगे। नहीं याद है कोई बात नहीं है, नहीं याद है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्या भाई फोर्स हमें नहीं पता है तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लो। एरिया, एरिया का भी नहीं पता है, अभी रहने दें ऐसे ही।
अब तो कम से कम मास हो गया, ये मास पता है। एक्सेलरेशन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वेलोसिटी अपॉन टाइम तो लिख ही सकते हैं, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दो। मीन्स तुम जब तक जानते नहीं हो क्वांटिटी को तब तक इसको सिंप्लीफाई करते चलो, ऐसे कर देंगे भाई। और ये फाइनली क्या आ जाएगा भाई, तो अब कम से कम वेलोसिटी पहचान रहे, हाँ भाई इसका तो LT-1। ये भी नहीं पहचानते तो लेंथ अपॉन टाइम लिखो, वेलोसिटी को लेंथ अपॉन टाइम करो फिर। तो यहाँ तक में अगर तुम पहचानने लगे तो ठीक है भाई, यहीं से काम चला देंगे। तो यहाँ से काम चला देंगे तो ये m लिखेंगे भाई, मास को तो m ही लिखने हैं, और वेलोसिटी है तो ये LT-1 है, और नीचे एक टाइम है तो भाई है टाइम, और एरिया भी है तो ये L2 है। तो ऐसे कर देंगे और उसके बाद इसका कैलकुलेशन कर देंगे। तो कितना मिल जाएगा भाई, तो m मिल गया, और l के नाम पे क्या हो गया, तो l हमारा हो गया -1, और t क्या हो गया भाई, तो -2। तो ml-1 t-2 ऐसे मिल गया हमें। तो अगर पहले ही पता लग जाए तो भी काम चला सकते हो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, थोड़े और स्टेप के बाद आएगा बट आ जाएगा। तो इस तरह से प्रेशर को भी हम लोगों ने क्या किया, डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर लिया। नोट कर लिया जाए, अब कम से कम नोट कर लिया जाए, या स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। फिर अभी दूंगा, करना होगा। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो बता दो भाई, नो सर। किसी को नोट कर लो और आगे सॉल्व करना है। नेहा क्लियर है यहाँ तक? अभिषेक यादव, क्लियर है सर। उत्कर्ष समझ में आ रहा है? क्लियर सर। निखिल बोलो भाई, डाउट है कुछ? डाउट होना चाहिए, अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ डाउट तो होना चाहिए। चलो ठीक है, आगे का देखते हैं। यहाँ तक समझ गए, रियल नंबर वाला बात भी समझ गए। रियल नंबर इज डायमेंशनलेस, एनी रियल नंबर इज डायमेंशनलेस, एनी रियल नंबर इज डायमेंशनलेस। चलो अब तुम्हारा बहुत पेशेंस रखा तुमने, जो चीज़ हम लोग समझने चले थे उसको ज़रा पकड़ें। लिख तो लिया होगा अभी तक। मैंने बोला था कि हम लोग 3 चीज़ इसमें जानना चाहते हैं। क्या भाई? डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला और रिप्रेजेंटेशन एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ये 3 चीज़ जानने हैं। तो अब तक हमने डायमेंशनल फार्मूला निकाला, प्रेशर का निकाला, फोर्स का निकाला या एक्सेलरेशन का निकाला। डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन या डायमेंशनल एक्सप्रेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या हुआ, डायमेंशन क्या हुआ, ये ज़रा हम लोग समझें। तो ठीक है भाई, अब मैं बताता हूँ कि क्या है ये। देखो, अगर मैं लिखूं फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहते हैं, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहते हैं, तो हम लोगों ने लिखा था फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखा था मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला, जो कि आया कितना भाई, तो मास और एक्सेलरेशन होता था LT-2, इससे मिल गया। तो फाइनली फोर्स, ध्यान देना,
फोर्स आ गया डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड, वो आया mLT-2, मीन्स m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। पढ़ते हैं इसको mLT-2। एरिया को डायमेंशनली क्या लिखते हैं भाई? एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? बताओ भाई, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो L² अगर बोलते हैं आप, तो L² बोलते हैं, तो ये कन्वेंशन नहीं है, L2 बोलना कन्वेंशन है। डायमेंशन है, ये कोई अलजबरा नहीं है जो x² बोल देंगे, L² बोल देंगे, नहीं, ये डायमेंशन है, L2 बोलेंगे। डायमेंशन में पढ़ने का, बोलने का यही तरीका होता है। L2, L3, L½ L-½ L-1 ऐसे बोलते हैं, L² नहीं बोल देते हैं, LQ नहीं बोलते हैं। लूज सेंस में आप ऐसे बोल देंगे, आप बोलने वाला भी समझ लेगा, सुनने वाला भी समझ लेगा, बट ये कन्वेंशन नहीं है, स्टैंडर्ड कन्वेंशन है बोलने का। L2 जो भी है वो बोलना पड़ेगा। mL2T-2 ऐसे, mLT-2 फोर्स का हो गया। वर्क का निकालते तो mL2T-2 हो जाता, क्योंकि वर्क में क्या होता है भाई? तो वर्क का अगर निकालोगे तो इसमें होगा तुम्हारा फोर्स, वर्क का होता है उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है ना भाई, याद होगा सबको, फोर्स इनटू डिस्टेंस ऐसे समझते हैं, आपके 9th-10th में आपने पढ़ा था। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको जब लिखेंगे डायमेंशनली तो फोर्स तो mLT-2 हो जाएगा भाई, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो L रहेगा, तो क्या मिल जाएगा? ये mL2T-2 हो जाएगा, वर्क डन का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा। फिलहाल हम लोग फोर्स पे फोकस करें तो देखो भाई, ये पूरा अगर मिला दें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पूरा मिला दें, तो इसको बोला जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड बीच में इक्वल टू डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है भाई, ये तो समझे डायमेंशनल इक्वेशन है। इसको, ये जो राइट हैंड साइड पे है ये, इसको क्या बोलते हैं भाई? जो राइट हैंड साइड पे है ये, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल एक्सप्रेशन। इसको डायमेंशनल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, और डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऐसा बोलते हैं। राइट हैंड साइड वाला ओनली, और डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स ऐसा बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, और डायमेंशनल एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, चाहे ऑफ फोर्स, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाहे फॉर फोर्स, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन समझ गए, डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एक्सप्रेशन या डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन समझ गए। अब डायमेंशन क्या हुआ, सबसे बड़ा चक्कर ये, डायमेंशन क्या हुआ वो तो समझने हैं। तो देखो डायमेंशन क्या हुआ, तो डायमेंशन है ये पावर्स, ये पावर्स हैं डायमेंशन। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, देखना इसके बेसिस पे मैं बोलने जा रहा हूँ। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास इज 1। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास इज 1, क्योंकि मास में 1 पावर। फिर लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ, लेंथ में कितना है? तो लेंथ में भी 1 है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ भी हमारा 1 है। और हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम, टाइम में क्या? टाइम में कितना है? तो -2 है। इसमें 1 था, इसमें भी 1 था, मास में भी 1, लेंथ में भी 1, टाइम में -2। डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम इज -2 ऐसा बोलते हैं।
या फिर ऐसा बोलते हैं, कैसा भाई? तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स इन मास कॉमा लेंथ एंड टाइम आर अरे कहाँ भाग गया? आर क्या है भाई? तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास लेंथ एंड टाइम आर 1,1 एंड -2। एक सेंटेंस में लिखना हो तो ये, 3 सेंटेंस में लिखना हो तो ये। डायमेंशंस क्या हुए? तो डायमेंशंस हुए पावर्स। डायमेंशंस है पावर्स, तो इसके बेसिस पे मैं डिफाइन करूंगा। फिलहाल तो ये आप लिख लो, फोर्स को ऐसे दिखाओ और ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मिला दिया जाए तो डायमेंशनल इक्वेशन है भाई। ये राइट हैंड साइड वाला डायमेंशनल एक्सप्रेशन है भाई, और ये जो पावर्स हैं वो है डायमेंशन। तो अब मैं यहाँ पे, आप भी नोट कर लो, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। डायमेंशन ऑफ ए क्वांटिटी, ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी, ऐसा लिखें। आर द पावर्स which are raised on the fundamental quantity to represent, चाहे in the dimensional expression for the derived quantity। ठीक है, ये लिख लेंगे। डायमेंशंस आर पावर्स, डायमेंशंस ऑफ ए derived quantity आर पावर्स which are raised on the fundamental quantities in the dimensional expression for the derived quantity। डेफिनेशन अगर डायमेंशन का आ जाए तो ये लिख सकते हैं। कुछ लोग लेट आए होंगे, क्लियर है उनको? जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनको क्लियर है? बोलो भाई पहलवानों। ब्रजेश क्लियर हुआ? ब्रजेश क्लियर है? हिमांशी क्लियर होगा? अनुष्का क्लियर होगा? यहाँ तक आप लोग टाइम पे आया करो थोड़ा। अनुष्का को क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हटाऊं? आगे बढ़ते हैं, हटा दें। चलो, जिन लोगों का कुछ थोड़े बहुत छूट जाएंगे अगर, तो आप वीडियो से भी कवर कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो लिखो भाई डायमेंशनल फार्मूला। मान लो हम लोग एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला। जनरली तुम्हें डायमेंशनल फार्मूला निकालने को ही आता है, और फार्मूला निकल जाएगा तो पावर भी देख लेंगे और उससे डायमेंशन बता देंगे। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला
फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना चाहते हैं और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। अब इसका निकालना चाहते हो तो इससे रिलेटेड कोई फार्मूला पता होगा तब तो निकाल पाओगे। तो भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना चाहते हैं, आपने ट्राई कर लिया होगा। पेन साथ में है भाई, बिना पेन का तो काम बनेगा नहीं। पेन और पेपर लेके ही क्लास करने हैं और बैठ के करने हैं। सोए हुए हैं वो जाग जाएं। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना चाहते हैं, इससे रिलेटेड अपने पास फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, याद होगा। m1 होता है, m2 होता है, r सेपरेशन है तो फोर्स होता है कितना भाई, तो फोर्स होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है फोर्स। तो ये फॉर्मूला अपने पास है, तो यहाँ से हम लोग g का डायमेंशनल फार्मूला या यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे, तो भाई ये फॉर्मूला है, सबको याद है, 9th क्लास में पढ़ा था भाई। फोर्स बिटवीन टू मास, आर सेपरेशन, तो ये है। तो यहाँ से हम लोगों को जो निकालना है वो निकालेंगे। जी का निकालना चाहते हो, जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। जी हो गया एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 हो जाएगा भाई। जी इधर छोड़ दें और ये आर स्क्वायर उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ में, और m1 m2 डिवाइड हो जाएगा। ये मिल गया, ठीक है भाई। यहाँ तक जब मिल गया तो इसके बाद इसका काम तमाम कर दो। कैसे भाई, इसका अगर ऐसा यूनिट चाहते हो, मान लो ऐसा यूनिट, ऐसे हमें तो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करने हैं, बट ऐसा यूनिट अगर पूछा जाए तो कोई बात नहीं है। जी का ऐसा यूनिट हो जाएगा, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, आर है मीटर, सेपरेशन क्या है मीटर, मीटर स्क्वायर, m1 m2 क्या है kg है, वो भी kg है तो kg स्क्वायर। इट मीन्स हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर kg स्क्वायर। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट ये हो गया। लेकिन हम लोगों को चाहिए डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, तो कोई बात नहीं भाई, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करो इसकी। तो डायमेंशनली जी विल बी क्या भाई, तो फोर्स का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, आर स्क्वायर का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करने पड़ेंगे। फोर्स का, अरे भाई फोर्स का याद है तो ठीक है, mlt-2, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, फिर तो मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे। नहीं याद है तो ऐसे करेंगे, डिवाइडेड बाई m1 m2 का स्क्वायर। अगर पहले ही याद है तो पहले भी पुट कर सकते हो। सो जी डायमेंशनली क्या हो गया भाई, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो पता है। फोर्स का तो डायरेक्ट भी किसी किसी को पता होता है भाई कि mlt-2 होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो है, और एक्सेलरेशन lt-2 होता है। लिख दिया भाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये वाला आर स्क्वायर मतलब L2। यहाँ ब्रैकेट डालो या मत डालो, अभी तो कैलकुलेट कर रहे हैं, ब्रैकेट डाल भी सकते हो, नहीं तो भाई पूरा ओवरऑल एक ही बार ब्रैकेट डाल देना। ये ब्रैकेट डालो या मत डालो यहाँ पे, लेकिन ये ओवरऑल बिल्कुल खुला नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट ज़रूर होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में अलग ब्रैकेट डाले, डिनोमिनेटर में अलग ब्रैकेट डालो, चाहे तो पूरे को एक बार में डाल दो, एक ही बात है। और एक्स्ट्रा ब्रैकेट डल जाए तो कोई नुकसान नहीं है। m1 m2 का क्या हो जाएगा भाई, तो मास है, एक और मास है, तो m2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ये तुम ब्रैकेट नहीं भी डालते तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि इधर ब्रैकेट है, खुला नहीं छोड़ने हैं इसको। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो ब्रैकेट जरूर रहेगा, फिर डबल हो जाए कोई बात नहीं है, ट्रिपल हो जाए कोई बात नहीं है, खुला नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए अब जी डायमेंशनली अपने पास आ गया, कितना भाई, तो जी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब जरा इनको सिंपल कर दें हम लोग, तो क्या क्या मिल गया, m इधर देखो डिनोमिनेटर में 2 है, इधर ये एक ही है, तो m-1 हो गया। और l की बात करें तो l है यहाँ, यहाँ l है, तो l का पावर 3 हो गया, बिल्कुल ठीक है भाई। और t का पावर 3 और तो कहीं है नहीं, t इतना ही है, तो t-2 हो गया। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हो गया।
प्लैंक्स कांस्टेंट का तुम्हें निकालना होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है मोमेंटम। मोमेंटम होता है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। ये हम लोग 12th में पढ़ते हैं, बट अभी के लिए आप फॉर्मूला याद रखो, इससे आपको काम चल जाएगा। चलो जल्दी से नोट कर लो और इसको ज़रा निकालो। प्लैंक्स कांस्टेंट को निकालेंगे सारे लोग, इसको नोट करके और प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट का निकाल लिया जाए, फिर मैं एंगल की बात करूंगा। चिराग समझ में आ रहा है? लेट आए हो चिराग? चिराग वासव, अच्छा इसका तो माइक ही ऑन नहीं, अभी तो ज्वाइन भी नहीं किया। ये देखो अभी आया है। नेहा क्लियर है तुम्हें? नेहा सरकार क्लियर है? चलो तो प्लैंक्स कांस्टेंट जल्दी से निकाल लो भाई, भाइयों एवं बहनों, फटाफट निकालें। कितना आया? चलो देखते हैं। चलो भाई सारे लोग पेन पेंसिल छोड़ दें और ज़रा खोपड़ी पे जोड़ दें। हाँ देखते हैं, मैच कर लेना भाई, मुझे याद नहीं है, अभी मैं सॉल्व करूँगा, मैच कर लेना आप। ठीक है ठीक है ठीक है, देखना। देखो पहले मैं ये बता दूँ, एंगल एक स्पेशल क्वांटिटी होता है। एंगल एक स्पेशल क्वांटिटी होता है। यही एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, एंगल ऐसा क्वांटिटी है जिसका अगर हम लोग ऐसा यूनिट, अगर यूनिट निकालना चाहो तो भाई एंगल तो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ L अपॉन रेडियस, ये होता है एंगल। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो ठीक है भाई। तो आर्क लेंथ तो मीटर में होगा, रेडियस भी मीटर में होगा, तो होना तो चाहिए मीटर मीटर कैंसिल करके यूनिटलेस। यूनिटलेस होना। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चाहे रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, ये तुम ज़्यादा जानते हो। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है भाई? किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यही लिखते हैं ना, रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी निकालना हो तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, यूनिट कैंसिल हो गया। ये भी हो गया kg पर क्यूबिक मीटर और ये भी हो गया kg पर क्यूबिक मीटर, कैंसिल हो गया और बन गया रिलेटिव डेंसिटी। किसी का 1.2 होता है, किसी के लिए 2 होता है, किसी के लिए 3 होता है। तो इस तरह से एक रियल नंबर होगा, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। लेकिन एंगल ऐसा क्वांटिटी है जिसका मीटर मीटर कैंसिल होने के बाद भी ये यूनिटलेस नहीं होता। ये डायमेंशनलेस ज़रूर होगा लेकिन यूनिटलेस नहीं होगा। ये हमारा L है और ये भी L है, और ये अगर हम लोग देखें तो कैंसिल हो गया, डेट इज़ 1 हो गया समझो। तो डायमेंशनलेस, L का पावर 0, M का पावर 0, T का पावर 0, मीन्स है क्या? ये डायमेंशनलेस है ये डायमेंशनलेस। बट एंगल डायमेंशनलेस है लेकिन इसका यूनिट होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है भाई इसका? तो सबको पता है, रेडियन।
ऐसा यूनिट इज रेडियन, सबको मालूम है भाई ऐसा यूनिट रेडियन होता है, बट डायमेंशन लेस होता है। एंगल में ही ये स्पेशल बात है। ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस, यूनिट नहीं होगा, कैंसिल हो गया, एंड डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस भी होगा क्योंकि यहाँ पे m और l -3 और ये भी ml -3 और मिल करके हो गया डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। सिमिलरली और भी क्वांटिटी है, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का सुना होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऐसा होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऐसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड इन द मीडियम। किसी भी मीडियम का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है तो ये, अरे ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, तो ये मीटर पर सेकंड हुआ, इधर भी मीटर पर सेकंड हुआ, कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया भाई, तो यूनिटलेस बन गया। क्या बन गया भाई, तो यूनिटलेस बन गया। यूनिटलेस है तो ये डायमेंशनलेस भी है, ऊपर भी LT-1 LT-1 तो ये डायमेंशनलेस भी है। जितने भी यूनिटलेस क्वांटिटी हैं वो सब डायमेंशनलेस भी हैं, ध्यान देना। जिस क्वांटिटी को यूनिट होगा तो डायमेंशन भी होगा। अरे भाई जब ऐसा यूनिट है तो डायमेंशनल है ही। जिस क्वांटिटी को यूनिट है उसको डायमेंशन भी है, जिसको यूनिट नहीं है उसको डायमेंशन भी नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन सिर्फ है एंगल, जिसको यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। एंगल स्पेशल है, इसको लिखने का काम बाद में, मैंने बताना था जो बता दिया, कहीं माइंड से निकल जाता है इसलिए मैंने साइड में लिख के रखा था, माइंड से निकल ना जाए, बता दिया। अभी लिखने के लिए आपको टाइम दे दूंगा, अभी फ़िलहाल इसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट याद रखना। जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है उसका डायमेंशन भी होता है, क्योंकि यूनिट होगा तो यही 7 फंडामेंटल में से होगा ना, और सबके तो डायमेंशन भी है, तो इसलिए जिसके यूनिट हैं उनके डायमेंशन भी हैं। जिस भी क्वांटिटी के यूनिट होंगे डायमेंशन होंगे, बट एंगल ही एक एक्सेप्शनल है ऐसा, सॉलिड एंगल एज वेल एज प्लेन एंगल दोनों, जिसका कि यूनिट एसआई में बनाया गया है, डायमेंशन नहीं है, कैंसिल हो जाता है। तो एंगल यूनिटलेस होने के बाद भी डायमेंशनलेस होने पे भी यूनिट इसका रहता है, बाकी कोई क्वांटिटी में ऐसा नहीं है। जिसके यूनिट है डायमेंशन है, जिसके यूनिट नहीं है डायमेंशन नहीं है। बट यही है जिसका यूनिट बनाया गया डायमेंशन नहीं है तब भी। चलो आगे देखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने हैं भाई। तो प्लैंक्स कांस्टेंट को लिख लिया जाए, मोमेंटम इनटू वेवलेंथ, मोमेंटम इनटू वेवलेंथ, बस भाई। अब इसका तुम चाहो तो ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हो और डायमेंशन भी निकाल सकते हो। प्लैंक्स कांस्टेंट ये h है। अगर यूनिट निकालना हुआ इससे, अगर हमें यूनिट निकालना हुआ, ऐसा यूनिट निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है भाई, सबको पता है ना, अरे मोमेंटम सबको पता है ना, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये स्पीड पता है, मास इनटू स्पीड। तो मोमेंटम इनटू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या है भाई, वेव का लेंथ हो या 5 स्टार का लेंथ हो या पेन का लेंथ हो, लेंथ तो लेंथ है भाई, लेंथ तो लेंथ है, इसलिए ये केजी हो गया मास वाला, एसआई में लिख रहे हैं तो केजी हो गया, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड में, और ये वेवलेंथ है तो ये है मीटर में। तो इस तरह से मिल गया हमें क्या भाई, तो केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकंड, ये मिल गया तुम्हारा एसआई यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड इनटू मीटर। वेव का लेंथ, वेव का लेंथ क्रेस्ट से क्रेस्ट, इसी को बोलते हो वेवलेंथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो, कुछ पढ़ा होगा अगर 9th क्लास में, पता होगा तुम्हें। वेव का लेंथ इस तरह से, वेव का लेंथ हो या पेन का लेंथ हो या 5 स्टार का लेंथ हो या इंसान का लेंथ हो, लेंथ तो लेंथ है भाई, वो होगा मीटर में, इसलिए वेव देख के घबराना नहीं है भाई, वेव लेंथ ही तो है। तो ऐसा यूनिट ये हो जाएगा। इसको डायमेंशनली लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो मोमेंटम को डायमेंशनली लिखो, यानी कि मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी को डायमेंशनली लिखो, और मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ को डायमेंशनली लिखो। तो वेवलेंथ तो भाई लेंथ ही है,
तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा मैं, तो मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनली, स्पीड है तो वो LT-1 होता है, और लेंथ है तो वो L होता है, इसलिए ये क्या बन जाएगा भाई, तो ML2T-1 जिसके जिसके आए थे उसके उसके करेक्ट प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और डायमेंशन पूछेगा तो बोलेंगे डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इन मास इज 1, इन लेंथ इज 2, और इन टाइम इज -1 डायमेंशन। तो इस तरह से इसको नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो। ऐसा यूनिट निकालना होगा तो भी ये काम कर देंगे हम लोग। चिराग तुम्हारा माइक तो ऑफ है, माइक तो ज्वाइन कर ले भाई, कभी कभी बोलना पड़ेगा। ऑडियो ज्वाइन करो चिराग। अभिनव क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो, तो इसको भी नोट कर लिया जाए। जब इसको नोट कर लिए तो एंगल वाली बात, एंगल इज ए स्पेशल क्वांटिटी। एंगल इज स्पेशल क्वांटिटी। छोटा हो जाओ भाई, छोटा हो जाओ। All quantities except plane angle and solid angle have both unit and dimension. No unit and no dimension। चाहे तो दोनों यूनिट एंड डायमेंशन दोनों होंगे, या फिर नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। चाहे तो ये या फिर ये। Only plane and solid angle have unit but no dimension। ये इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है एंगल के मामले में। चलो ये समझ लिए, क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।
आखिर डायमेंशन एनालिसिस का क्या यूज़ है, क्यों कर रहे हैं ये सब काम, इससे क्या फ़ायदा होगा? तो देखो भाई, 3 यूज़ हैं डायमेंशन एनालिसिस के, 3 यूज़ हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। सबसे फर्स्ट यूज है चेकिंग ए रिलेशन टू बी डायमेंशनली करेक्ट। दूसरा है यूज़ यूनिट कन्वर्जन में। थर्ड यूज़ है in deriving a relation थ्री यूज़ लिखेंगे डायमेंशन एनालिसिस का, 3 यूज़। चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? बोलो भाई, यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. आगे बढ़ा जाए। देखो ये 3 यूजेज हैं। ये जो 3 यूज़ हैं, ध्यान देना, मैंने बताया कि ये सब इंट्रोडक्टरी यूनिट 1 का ये सब टॉपिक है। इसके बाद एरर एनालिसिस है ये भी, और तब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन, यहाँ से फिज़िक्स शुरू होता है भाई, बताया था। तो ये थोड़ा मैं देखो डायमेंशनल फार्मूला निकालना, मीनिंग बता दिया कैसे कैसे क्या होता है। अब फार्मूला निकालने पे हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन किए, लेकिन जो हमने पहले वाले बैच में कराए हैं उसमें 5 क्वेश्चन के बदले में 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन कराए हैं, 10 क्वेश्चन कराए हैं, और भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो सरफेस टेंशन, इन सब का भी कराया है। तो वो रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ताकि आप वो भी देख लें, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम इस पर लगाओगे तो ये फिर डिलेड होता जाएगा। आप लेट ज्वाइन किए हैं इसलिए आपको थोड़ा स्पीड में चलना चाहिए। तो मैं मेन सारा बात बता दिया। अब और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं तो मैं वीडियो साथ में भेजूंगा आपको, प्रीवियस वाला भी, आज वाला भी भेज दूंगा और प्रीवियस वाला भी भेज दूंगा, तो आप आराम से और भी एग्जाम्पल देख सकते हो। अब मैं बता रहा हूँ यूज़ का, तो यूज़ मैं करा दे रहा हूँ भाई, यूज़ जो है वो कराता हूँ। तीनों का मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखो इसका मैंने रिकॉर्डिंग किया था पहले वाली बैच में, इसलिए इसका डिटेल अवेलेबल है, इसका डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसका तो मुझे डिटेल में ही कराने पड़ेंगे, जो भी टाइम लगे इसको तो डिटेल्स में ही कराएंगे, ठीक है। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, जो भी लगे, तो इसको तो डिटेल्स में ही करेंगे, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं हो पाया था उस समय रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए इसको तो डिटेल में कराएंगे। तो जो कम से कम हम लोग इंट्रोडक्टरी बात थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा कि इधर हम लोग 4 एग्जाम्पल देखें तो उधर 10 एग्जाम्पल अगर कराए हैं तो उसको आप देख लें, एक रिवीजन भी हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएंगे।
जल्दी से आप स्पीड अप कर पाएंगे, नहीं तो फंसे रह जाएंगे पीछे ही। तो देखो भाई, चेक करना रिलेशन, मान लो v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है फिजिक्स में, और आप भूल गए कि v इज इक्वल टू हो सकता है यू स्क्वायर प्लस 2AT होता होगा, हमें याद नहीं है, भूल गए भाई, आज पढ़े हैं 20 साल के बाद भूल गए। अब जो टीचर रहेगा उसको तो याद रहेगा कि पढ़ाते रहेगा, लेकिन नॉर्मली भूल जाते हैं जॉब करते करते लोग। तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, तो डायमेंशनली वी कैन चेक इनमें से कौन डायमेंशनली करेक्ट है। और किसी भी फिजिक्स में इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए डायमेंशनली करेक्ट होना ज़रूरी है। अभी पहले इसको चेक करते हैं। देखो चेक कैसे करेंगे हम लोग वो समझो। तो चेक करने के लिए एक बेसिक फैक्ट है, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं वीडियो भेजूंगा इसके पहले वाले बैच का रिकॉर्डिंग, उसमें आराम से लिखा हुआ भी है और आपको टाइम भी मिलेगा, आप लिख भी पाएंगे। तो उस समय आप लिखोगे भी, समझने वाला काम जल्दी से लिख लें, आधे घंटे टाइम बचे हुए हैं, बस आधा घंटा ही टाइम बचा है। तो इसलिए जो बात समझाने वाली है वो समझा दे रहा हूँ, आप थोड़ा मेहनत करने के लिए तैयार रहो, तभी बात बनेगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जरूरी नहीं कि सब आप अभी ही लिखेंगे, अभी लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? ये सिंपल सी बात कहता है भाई, जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग करते हैं वही बात ये कह रहा है। क्या करते हैं भाई? तो नॉर्मल लैंग्वेज में अभी हमने डिस्कस किया था कि लेंथ में लेंथ ही सब्ट्रैक्ट होगा, लेंथ में टाइम सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर मान लो हमारा 20 मीटर है, इसमें हम लोग 5 सेकेंड को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मीनिंगलेस। अगर ये 20 मीटर पर सेकंड है तो इसमें से हम लोग 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मीनिंगलेस, सोचना ही बेकार है। अब 20 न्यूटन का फोर्स है और इसको अप्लाई करने में हमें 2 सेकंड लगा, तो क्या 20 न्यूटन माइनस 2 सेकंड कर सकते हैं? या 20 न्यूटन में 2 सेकंड अप्लाई किया तो क्या ऐड कर सकते हैं? नहीं, मीनिंगलेस। 20 न्यूटन रमेश ने लगाया और 2 न्यूटन सुरेश ने लगाया, एक ही डायरेक्शन में लगाया, तो 22 न्यूटन हो जाएगा। मीन्स जब भी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो सेम यूनिट वाला, सेम डायमेंशन वाला में ही होगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को कंबाइंडली बोलते हैं, कंबाइन करना। मीन्स 2 क्वांटिटीज, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 कैन बी कंबाइंड। कंबाइंड मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब दोनों का यूनिट एंड डायमेंशन एंड नेचर सेम रहे। फिलहाल यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें, यूनिट एंड डायमेंशन सेम रहे तभी ऐड हो सकता है। ये सबको बात पता है भाई, रुपीज में रुपीज ही तो ऐड होगा और रुपीज में रुपीज ही सब्ट्रैक्ट होगा। तुम खुद सोच लो भाई। देखो, अगर मैं ये बोलूं कि 100 रुपीज़ है भाई, 20 रुपीज़ हमने 5 स्टार परचेज कर लिया, तो बचा क्या? 80 रुपीज़। क्या मैं 100 रुपीज़ में मान लो 50 पैसे का हमने कुछ ले लिया। 50 पैसे में तो कुछ आता नहीं है आजकल। चलो गए शॉपकीपर के पास और बोले कि इतना सा आटा ले रहा हूँ मैं, इतनी सा, बस 2 फिंगर से जितना आ जाए, इतना सा आटा, कितना पैसा लोगे? तो 50 पैसा। चलो 100 में से 50 पैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 100 में से मान लो 60 पैसे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचेगा? क्या 40 कुछ हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, मीनिंगलेस हो जाएगा। क्यों? हालांकि ये भी मनी है, ये भी मनी है, लेकिन नहीं कर सकते सब्ट्रैक्ट। चाहे तो आप इसको भी रुपीज़ बनाओ, चाहे तो इसको भी पैसे बनाओ। जब यहाँ रुपीज़ है तो यहाँ भी रुपीज़ होना चाहिए, तब जा कर के सब्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये 60 पैसा है, इसको बोलेंगे 0.60 रुपीज़। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ में से 0.6 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट होंगे और ये 99.4 रुपीज़ बच जाएंगे। तो जब तक आपने यूनिट नहीं सेम किया तब तक आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। स्पीड ही है, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर में से 2 मीटर पर सेकंड नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है भाई, ये मीटर पर सेकंड है।
इसलिए यूनिट भी सेम होना चाहिए, डायमेंशन तो सेम होना ही चाहिए। LT-1 है, LT-1 है, डायमेंशन यहाँ पे देखो सेम है, बट यूनिट सेम नहीं है, नहीं कर सकते सब्ट्रैक्ट। चाहे आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो या इसको आप मीटर पर सेकंड में, जब दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा तभी आप इवेलुएट कर पाओगे, अभी के कंडीशन में ये नहीं कर सकते। तो ये सब आपको बेसिक फैक्ट है। इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अपने टर्म में बोल देता है, बता देता है। तो क्या है वो जरा समझ लिया जाए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? जो इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करे वो डायमेंशनली करेक्ट। जो इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करे वो डायमेंशनली करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर एक इक्वेशन हो a प्लस b इज इक्वल टू सी डी माइनस ई अपॉन एफ, ये एक इक्वेशन है, तो इसमें जितने भी टर्म होंगे उन सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जितने भी टर्म इसमें होंगे उन सब के डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे। इन एनी इक्वेशन ऑल द टर्म्स मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो सारे टर्म क्या होते हैं? तो टर्म होते हैं, देखो, टर्म्स आर सेपरेटेड बाई, किससे टर्म सेपरेट होते हैं? प्लस से, माइनस से एंड इक्वल टू से। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये फोर्थ टर्म। 4 टर्म्स हैं इसमें। मल्टीप्लाई होने से टर्म सेपरेट नहीं होता, डिवाइड होने से टर्म सेपरेट नहीं होता, प्लस माइनस एंड इक्वल टू, बस इन्हीं से टर्म सेपरेट होता है। तो 4 टर्म है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि फर्स्ट टर्म का डायमेंशनल फार्मूला, सेकेंड टर्म का डायमेंशनल फार्मूला, थर्ड टर्म का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू फोर्थ टर्म का डायमेंशनल फार्मूला होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। तो आपने जो भी नॉर्मल लैंग्वेज का, जो हमने नॉर्मल लाइफ का जो फैक्ट बताया वो वही तो है। ये देखो कैसे भाई, तुमने ए में बी को ऐड किया, तो अगर ये मीटर पर सेकंड है तो इसको भी तो मीटर पर सेकंड होना पड़ेगा। अगर ये LT-1 है तो ये भी तो LT-1 होना पड़ेगा। बिना LT-1 और LT-1 दोनों एक नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक तुम ऐड कर ही नहीं सकते। अगर ये डायमेंशनली x है तो इसको भी डायमेंशनली x होना पड़ेगा। ये अगर लेंथ है तो ये लेंथ होना पड़ेगा, टाइम है तो टाइम ही होना पड़ेगा, तभी एडिशन हो सकता है। और एडिशन हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। मीन्स ये अगर x है डायमेंशनली तो ये भी x है डायमेंशनली। अच्छा ठीक है भाई। और ये अगर y है डायमेंशनली तो ये भी y होगा डायमेंशनली, क्योंकि CD में से E अपॉन F सब्ट्रैक्ट किए हो। इसका मतलब यही हो गया कि ये दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। और जब सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट आता है उसका भी तो वही डायमेंशनल फार्मूला होता है। अगर हम लोग LT-1 वाले में से LT-1 वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? LT-1 वाला। अरे भाई 5 मीटर पर सेकेंड में से 2 मीटर पर सेकेंड सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला हमें? 3 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स LT-1 वाले में से LT-1 सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट क्या आया? LT-1। लेंथ में लेंथ सब्ट्रैक्ट करोगे, रिजल्ट क्या आएगा? लेंथ। इसलिए यहाँ सब्ट्रैक्ट किए हैं तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ओवरऑल वो y ही रहेगा। y में से y वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y ही मिलेगा। LT-1 वाले में से LT-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो LT-1 ही मिलेगा। x वाले में से x वाला ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट भी x ही होगा। बिल्कुल होगा, ये तो नॉर्मल फैक्ट है भाई। ऐड किए हो तो ज़रूर सेम रहा, सब्ट्रैक्ट किए हो ज़रूर सेम रहा। ठीक है भाई। अब यहाँ देख रहे हो कि इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला x है, राइट हैंड साइड वाला रिजल्ट y है डायमेंशनली, और बीच में आया इक्वल टू। तो तुम्हें तो ये भी पता है कि कंपेयर भी सेम यूनिट सेम डायमेंशन वाले होते हैं। अगर 2 रुपीज़ हो और मान लो 12 पैसे हों तो लार्ज कौन? 2 रुपीज़ लार्ज, क्योंकि जब तक यूनिट सेम नहीं करोगे तब तक आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। ये थोड़ी कि 12 देख लिया काम हो गया, ये बड़ा हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। ये पैसा है भाई, वो रुपीज़ है। 1 लाख इज़ ग्रेटर देन 2000 होता है कि नहीं? 1 लाख इज ग्रेटर देन 2000। तो वैसे ही जब कंपेयर हो गया तो इसका मतलब x को ही y होना पड़ेगा, तभी कंपेयर हो रहा है। इट मीन्स x इज इक्वल टू y। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ भैया कि ये x है, ये x है, तो ये x है, ये भी x होना पड़ेगा, ये भी x होना पड़ेगा, तभी ये x होगा और ये x और x में हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। मीन्स सारे टर्म जरूर सेम होना चाहिए, x ही y होना चाहिए।
एक्स ही वाई है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जितना होगा उतना ही राइट हैंड साइड। ये जो है ये क्या कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला, इसका मतलब यही है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी प्लस माइनस हुआ हो वो सारे के सारे एक ही वाले होंगे और रिजल्ट जो आएगा वो वही आएगा x। इधर भी जितने भी हुए होंगे राइट हैंड साइड का वो भी एक आएगा और इक्वल टू है तो इसलिए दोनों को भी एक होने पड़ेंगे। सो LHS का डायमेंशन फार्मूला इज इक्वल टू RHS का डायमेंशन फार्मूला, क्योंकि ये एक बेसिक फैक्ट है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट या कंपेयर हमेशा एक ही यूनिट एक ही डायमेंशन वाले में ही होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज, फिर से बोल दे रहा हूँ, लिखने का टाइम, लिखने का मौका वो आप रिकॉर्डिंग से लिखना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है भाई, सेज दैट LHS डायमेंशनली विल बी इक्वल टू RHS डायमेंशनली फॉर एनी इक्वेशन, फॉर ऑल इक्वेशन। या फिर अल्टरनेटली बोल सकते हैं क्या भाई, तो एवरी टर्म ऑफ ए इक्वेशन of an equation must have क्या, सेम डायमेंशनल फार्मूला, सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो ये बात मैंने अच्छे से बताया है और लिखवा भी दिया है, आप भी लिख लेना वीडियो को देख करके, समझा दिया बात। अब इसका हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ टेस्ट कर सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड LHS का डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे क्या है भाई, तो LT-1 है क्योंकि ये वेलोसिटी है, LT-1 है भाई, ठीक है। RHS का डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे भाई, RHS का डायमेंशनल फार्मूला U क्या होता है भाई, इनिशियल वेलोसिटी LT-1 प्लस क्या भाई A एक्सेलरेशन होता है LT-2 इनटू टाइम है तो भाई ये T है, ये है। तो RHS का डायमेंशनल फार्मूला ये है, U LT-1, एक्सेलरेशन LT-2 और टाइम ये T। तो ये क्या मिला भाई, तो LT-1 और प्लस ये क्या हो गया, तो LT-1, क्यों भाई T-2 था, T1 था, ये मिला। और LT-1 में LT-1 वाला ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, LT-1 ही ऐड करेगा। अब कुछ लोग ये बेवकूफ़ी ना कर देना कि LT-1 प्लस LT-1 2 टाइम्स LT-1, ऐसा ब्लंडर कुछ बच्चे कर देते हैं। भाई ये डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, ये अलजेब्रिक एडिशन नहीं है कि A प्लस A 2A कर दें, L प्लस L 2L कर दें, ऐसा नहीं है, L प्लस L L होगा, क्योंकि ये डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। इट इंडिकेट्स that length is added to length and the result is length, length is subtracted to length and the result is length। ये कह रहा है, ये नहीं कि L में से L सब्ट्रैक्ट किया अलजेब्रा की तरह 0 कर दिया, ये नहीं करने हैं। इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा भाई, तो LT-1 वाले में LT-1 ऐड कर रहे हैं तो मिलेगा हमें वही LT-1। तो देखो ये भी LT-1, ये भी LT-1, LHS भी LT-1 है, RHS भी LT-1 है, इसलिए ये क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। ये क्या हो गया भाई, तो डायमेंशनली करेक्ट हो गया, इसको बोलेंगे डायमेंशनली करेक्ट। बोलो भाई सारे लोग समझ गए, यहाँ तक की डाउट है इतने में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसके बेसिस पे मैंने चेक कर लिया, मैंने इसको चेक कर लिया, V = U + AT इज डायमेंशनली करेक्ट। बोलो ठीक है, बोलो भाई पहलवानों। बस 10 मिनट और मैं बता दूं। चलो ये चेक कर लिया तो इसको भी चेक करते हैं भाई, इसको भी चेक करते हैं। चलो इसको चेक करें इधर। तो LHS का डायमेंशनल फार्मूला बताओ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे स्पीड ही तो है, ये स्पीड है तो क्या है, LT-1 है। अब जरा RHS वाले का देखें भाई, RHS वाले का देखें, RHS को डायमेंशनली अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, तो U² है, मतलब LT-1 वाले का स्क्वायर करने हैं, प्लस 2, तो 2 का तो डायमेंशन लेस होता है भाई, 2 तो रियल नंबर है, डायमेंशन लेस। एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा भाई, तो LT-2 होगा, एक्सेलरेशन तो LT-2 है, और टाइम तो भाई T है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आ गया देखो L2T-2 प्लस इधर क्या हो गया भाई, तो LT-1, ऐसे हो गया। अब क्या ये L2T-2 और ये LT-1 क्या ये ऐड हो भी पाएगा, ये तो मीनिंगलेस वाली बात आ गई।
मीनिंगलेस हो गया। तो ये खुद ही मीनिंगलेस है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो अब तो कंपेयर भी नहीं करने की ज़रूरत है। ये अपने आप में ही गलत एक्सप्रेशन है, रॉन्ग एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि देखो स्पीड का स्क्वायर मतलब L2t-2, इसको तुम क्या कर रहे हो भाई? तो इसको ऐड कर रहे हो किससे? ये देखो ये किससे ऐड कर रहे हो भाई? तो तुम ऐड कर रहे हो a इंटू टी, दैट इज एक्सेलरेशन L2-1 इंटू टी, LT-1। LT-1 वाले को तुम ऐड कर रहे हो L2t-2 वाले से। ये तो ब्लंडर है, ये तो फिजिक्स कभी अलाउ ही नहीं करेगा। सो ये एक्सप्रेशन ही गलत है। तुमने ऐड कर दिया स्पीड स्क्वायर में स्पीड को। ये LT-1 आ रहा है मतलब स्पीड, स्पीड स्क्वायर में स्पीड को ऐड करना पॉसिबल नहीं, ब्लंडर हो गया। यही ये एक्सप्रेशन खुद में ही गलत हो गया, राइट हैंड साइड अपने आप ही गलत हो गया, डायमेंशनली हमें पता लग चुका। तो इसको कंपेयर क्या करेंगे? पहले एक तो आए, एक ही नहीं होगा ये। सो ये एक्सप्रेशन रॉन्ग हो जाएगा। चलो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं भाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ गए। अब जरा देखो, चेक करो, तुम लोग चेक करके बताओ भाई, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं? जल्दी चेक मारो भाई। LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेट करो, देखो RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वल हो रहा है कि नहीं। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। स्कूल में दिखाना पड़ेगा, आएगा चेक करने के लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट L, RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला, बोलो भाई कितना आया? LT-1 इंटू टी प्लस हाफ है डायमेंशनलेस, एक्सेलरेशन है LT-2 और इधर है हमारा टाइम का 2। चलो भाई बहुत बढ़िया, यहाँ तक हो गया बात। तो ये मिला तुम्हें कितना? तो ये मिल गया है L मिल गया, T-1 T कैंसिल हो जाएगा। देख लो भाई, लिखना बंद करो। यहाँ देख रहे हो U का है LT-1, U का है LT-1 और T का है T, तो T से T-1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा L प्लस इधर क्या हो जाएगा भाई? तो T2 है और T-2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएंगे L प्लस L करेंगे तो क्या मिलेगा? L प्लस L करेंगे तो क्या मिलेगा? बोलो। L मिलेगा। अब कुछ लोग ब्लंडर करते हैं, इसको कर देते हैं 2L, ठीक है? कुछ लोग इसको कर देते हैं 2L और बाद में बोलते हैं कि अच्छा 2 का तो होता नहीं डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये हो गया L। तो ये लिखना गलत है, 2L तो होगा ही नहीं। L प्लस L करेंगे डायमेंशनली L ही पाएंगे, इसलिए RHS भी डायमेंशनली L आ गया, LHS भी डायमेंशनली L आ गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई? तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। चेक करना था इसको, हमने चेक कर दिया डायमेंशनली, चेक डायमेंशनली। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, सबके आगे डायमेंशनली करेक्ट। तो अब हम लोग एक और चेक कर दें, एक और चेक कर दें, फिर से चेक करो किसको भाई? S इज इक्वल टू 2UT प्लस 10AT स्क्वायर। चलो भाई इसको चेक करो। जल्दी चेक कर दिया जाए इसको भी। चलो हो गया। LHS डिस्प्लेसमेंट L, RHS 2UT 2 हो गया डायमेंशनलेस,
u हो गया LT माइनस 1, t हो गया कैपिटल T, प्लस 10 हो गया डायमेंशनलेस, 10 हो या 5 हो या 9 हो जो भी है डायमेंशनलेस। एक्सेलरेशन हो गया LT माइनस 2, और इधर हो गया टाइम तो T2। ये हो गया पूरा। T2 से T माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, T माइनस 1 से T कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या भाई, तो L प्लस L, और L प्लस L मिलके हो गया L। तो LHS का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू RHS का डायमेंशनल फार्मूला आया हेंस डायमेंशनली क्या आया, करेक्ट आया कि नहीं आया? डायमेंशनली करेक्ट आया, डायमेंशनली करेक्ट आया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया भाई। ठीक है, ये डायमेंशनली करेक्ट आया। अब इसका कुछ कंक्लूज़न बनेगा। आपको लगेगा ये तो डायमेंशनली करेक्ट आना नहीं चाहिए था। नहीं भाई, तो बस अब 2 मिनट में कंक्लूजन लिखूं और बात आज का ख़त्म करूंगा। देखो, ये आपको पता है कि फिज़िक्स में भी करेक्ट है ये, लेकिन ये फिज़िक्स में इनकरेक्ट है। पता है आपको? क्या ये फिज़िक्स में ऐसा है? फिज़िक्स में ये इनकरेक्ट है। ऐसा कोई फिज़िक्स में फॉर्मूला नहीं है कि 2ut s इज इक्वल टू 2ut प्लस 10a² ऐसा कोई फिज़िक्स में फॉर्मूला नहीं है, लेकिन दोनों डायमेंशनली करेक्ट है। तो देखो भाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सब करने से डायमेंशनली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट था करेक्ट रह जाएगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, देखो ध्यान से। कंक्लूजन का पॉइंट ये है, एवरी इक्वेशन इन फिजिक्स is correct dimensionally। जितना भी फिजिक्स में इक्वेशन है वो ज़रूर डायमेंशनली करेक्ट है, बट ये भाई तो क्या कर दिया? But every dimensionally correct equation may or may not be correct in physics। अब इसके लिए 2 सेंटेंस सुन लो। फिज़िक्स तो चीज़ होता है जो रियलिटी में हो रहा है उसी का मैपिंग, यानी जो इक्वेशन बनते हैं फिज़िक्स में वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बनते हैं, जस्टिफाई करके वेरीफाई करके तभी जाके फिज़िक्स में एक इक्वेशन बनता है। इसलिए फिज़िक्स कभी ऐसा ब्लंडर नहीं करेगा कि भाई लेंथ में टाइम को ऐड कर दें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को वायलेट कर दे। ऐसा कभी फिजिक्स में कोई इक्वेशन के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को बनने के लिए फिजिक्स में हज़ारों वेरिफिकेशन होते हैं और हज़ारों साइंटिस्ट वेरीफाई करते हैं, तब जाके वो एक लॉ बनता है, एक इक्वेशन बनता है। तो इसलिए उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं सेटिस्फाई करने का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। जो फैक्ट है वही होता है फिजिक्स में। इसलिए फिजिक्स में ऐसा कोई इक्वेशन नहीं मिलेगा जो डायमेंशनली करेक्ट ना हो। सब के सब डायमेंशनली करेक्ट हैं, जितने फिजिक्स में हैं तो डायमेंशनली करेक्ट हैं। बट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ज़रूरी नहीं कि फिजिक्स में करेक्ट हो जाए, क्योंकि डायमेंशनली तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये फिजिक्स में करेक्ट है। अब इसमें 2 ऐड कर दिया तुमने, 12 मल्टीप्लाई कर देते, इसको 110 कर देते, कुछ भी कर देते, इसमें हम लोग 5 से डिवाइड कर देते, इसमें हम लोग 10 से डिवाइड कर देते, कुछ भी कर दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नया नया इक्वेशन बनता जाएगा। डायमेंशनली सारे करेक्ट आएंगे, बट फिजिक्स में तो यही करेक्ट है। फिजिक्स में तो यही करेक्ट है। फिजिक्स में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करेक्ट है। अब ये 2v इज इक्वल टू 4u प्लस ए टी
डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो ये भी तो डायमेंशनली करेक्ट आएगा, ये भी LT-1 है, LT-1 है और ये भी LT-1 आएगा। लेकिन क्या ये डायमेंशनली करेक्ट तो हो जाएगा, बट फिजिक्स में क्या करेक्ट हो जाएगा? नहीं होगा भाई, फिजिक्स में तो यही करेक्ट है। सो जितने फिजिक्स में इक्वेशन है, एवरी इक्वेशन इन फिजिक्स इज करेक्ट डायमेंशनली, बट एवरी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट इन फिजिक्स। समझ में आ गई बात? बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक?